हिंदुस्तान में ये एक अजीब व गरीब वाकया है कि मिडिल क्लास प्रोफेशनल जो है वो हिंदुओं के बीच में ज्यादा रहता है, लेकिन जो हिंदू है वो मुसलमानों के बीच में नहीं रहता। यानी ये अगर ये बिल्कुल तीनों प्रॉब्लम्स रहे, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, श्रीनगर न्यू दिल्ली, तो ये एक गोया एक कॉलरन उबलता रहेगा। वो हम लोगों को इनसे कहेंगे जो यहां बिल्कुल नीचे हैं कि देखो ये है मसला वो है, लिहाजा तुम हमारे इसी स्थिर सिस्टम में रहो, इसी के अंदर रहो, क्योंकि वो बहुत बड़ा दुश्मन है। अच्छा साहब, ये तो इसको मैंने नाम इसका दिया द थियरी ऑफ टू इंटरलॉकिंग ट्रायंगल्स। टू इंटरलॉकिंग ट्रायंगल्स जो हैं उसमें इसको स्थिर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज फिर हम सईद नकवी साहब की खिदमत में मौजूद हैं। पिछले हफ्ते आप लोगों ने सईद नकवी साहब की किताब पर जो हमने बात की थी, द मुस्लिम वैनिशेस, जिसका हिंदी तर्जुमा ट्रांसलेशन किया जाए तो ये कि भारत के मुसलमान गायब, इस किताब के बारे में सईद नकवी साहब से बात की थी। और ये बात इसलिए भी अहम थी कि जिस किस्म के मुल्क में हालात हैं उससे भी कहीं ना कहीं जोड़ करके इसको लोग देख रहे हैं। आप लोगों ने, दर्शकों ने बहुत ही दिलचस्पी दिखाई और इसमें और कुछ समझना भी चाहते हैं, ऐसे कुछ कमेंट्स हमारे पास आए हैं। इसलिए हर हफ्ते हम दुनिया के अलग अलग डेवलपमेंट्स पर, बड़ी खबरों पर हम सईद नकवी साहब से बात करते रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इस किताब के बारे में ही सईद नकवी साहब से बात करेंगे। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आपकी किताब के बारे में लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। आपकी शख्सियत के बारे में, आप कितने अच्छे अंदाज में समझाते हैं, और मुख्तलिफ तरीके से लोगों ने कमेंट्स लिखे हैं। जो हमारे दर्शक पिछले कमेंट्स देखना चाहें तो पिछली वीडियो के साथ साथ कमेंट्स पढ़ सकते हैं। नकवी साहब, मैं आपसे जो बुनियादी बात समझना चाहता हूं शुरू में, वो ये कि आप एक सियासी एक्सपर्ट, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट, और जिस तरह से जो आपने किताबें अब से पहले लिखी हैं उससे ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस किताब को आपने प्ले की शक्ल में जो लिखा है उसका कुछ खास, क्या कुछ वजह रही, क्या कुछ है, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों। पहले तो ये किताब मैं पहले भी दिखा चुका हूं, एक दफा फिर देख लीजिए। अब ये अच्छा तो नहीं लगता अपने मुंह मियां मिट्ठू खुद अपनी चीज में आप लोगों को दिखाऊं, ये हमारे आदाब के खिलाफ है। दरअसल ये मैं अपने दर्शकों को यही बता दूं कि अमेज़न पर ये इस वक्त सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है जो अमेज़न ने रेटिंग की है। आपको मैंने जो भेजा है अभी हाल में, उसमें अमेज़न की और मिडलैंड्स की लिंक्स हैं, लिंक हैं। वो लिंक आप दिखा दें और लोग इसको, मैं वो लिंक अपने इस वीडियो के नीचे हम वो लगा देंगे ताकि लोग उसमें भी लोग देख लें, ताकि उनको पता चल जाए कि किताब कैसे हासिल की जा सकती है। काज़मी साहब क्या कहें, हम खूने जिगर लेकर बाजार में आए हैं, हम खूने जिगर लेकर बाजार में आए हैं, क्या दाम लगाएंगे लफ्जों की दुकान वाले। अब ये, मैं कोई मीर तकी मीर तो हूं नहीं कि जो कह सके कि सारे आलम पर हूं मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। मैं वो कुछ नहीं हूं।
मैं एक अदना सा जर्नलिस्ट हूं। और लेकिन ये आपने जो सवाल किया, क्योंकि हम सब, हम, आप और हमारे जितने सामीन इस वक्त हैं, ये सब हम लोग मल्टीपल शख्सियतें हमारी होती हैं, कोई ऊपर कोई नीचे। मसलन मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ तो उस हद तक मैं मुसलमान भी हूं। मैं मुस्तफाबाद एक कस्बा है, अगर मैं गांव कहूंगा तो वहां वाले नाराज हो जाएंगे, वो कस्बा है, मैं वहां पैदा हुआ। वो रायबरेली में है, रायबरेली से कोई 20 किलोमीटर दूर, तो वो गोया मैं अवध का हो गया। तो मेरी एक छाप, एक पहचान अवध है। दूसरा, मैं हिंदुस्तानी हूं, एक मेरी पहचान बहुत बड़ी हिंदुस्तानी है। फिर मेरी नजर, मेरी तालीम कुछ अंग्रेजी जुबान में हो गई, बजुबान फिरंग। उस हद तक मेरी रीच जो है वो अंग्रेजी अदब हो, अंग्रेजी लिटरेचर हो, अंग्रेजी जो वहाँ के पॉलिटिकल करंट्स हैं उनसे आशना हो गया। एक मेरी छाप वो हो गई। तो इन सब में से लोग मुझे जानते थे। यानी उसमें हिंदुस्तान में ये एक अजीब और गरीब वाकया है कि मिडिल क्लास प्रोफेशनल जो है वो हिंदुओं के बीच में ज्यादा रहता है, लेकिन जो हिंदू है वो मुसलमानों के बीच में नहीं रहता। ये इसको आप समझें। यानी जी जी। मैं तो जब पहली नौकरी मैंने यहाँ की स्टेट्समैन में, उन दिनों में बड़ी मुश्किल से वहां नौकरी मिलती थी, लेकिन मेरा इंटरव्यू करवाना, मुझे इंटरव्यू के बाद मुझे और प्रमोशन देना, इन सब में सिवाय हिंदुओं के, मैं पहले भी कह चुका हूं, मुसलमान कोई था ही नहीं। उसकी वजह यह थी कि एक एक रुतबे, एक उस रुतबे में मुसलमान थे ही नहीं। भाई पार्टीशन हो गया था, कुछ लोग उधर चले गए थे, कुछ लोग भेज दिए गए थे। ये भेज दिए गए वाला किस्सा मैं बता चुका हूं आपको, तो इसलिए मैं रिपीट नहीं, मुझे रोक दीजिएगा क्योंकि मैं अक्सर ये बातें रिपीट कर देता हूं। नहीं, हम तो किताब पे फोकस, किताब से मुताल्लिक बात करेंगे। किताब के, क्योंकि किताब के पीछे मैं हूं। ये किताब, मैं कौन हूं, तो मुझे ये क्यों लिखना पड़ी। मैं किताब तो, मैं तो नॉवेल लिखता, मैं तो, मेरा शौक था कि लोग कहते थे कि जेन ऑस्टिन ने अपनी मास्टरपीस प्राइड एंड प्रेजुडिस 16 साल की उम्र में लिख दी थी। साहब ये भी शौक था। हमारे घर में पढ़ने लिखने का शौक रहा। तो ये था कि साहब मुझसे 16 में लिखी, मैं 15 में लिख दूंगा। नॉवल लिखने का शौक पैदा हुआ, फिर शायरी का शौक पैदा हुआ, फिर क्रिकेट खेलने का, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए मैंने क्रिकेट भी खेला। और लेकिन ये सब तमाम दुनिया की नाकामयाबियां फेस करने के बाद मैं जर्नलिज्म में आया, और वहां से फिर सियासी शऊर पैदा हुआ। यहाँ मैं वाहिद जर्नलिस्ट हूं जो 110 मुल्क आप तो कह चुके हैं, लेकिन जो तीन तीन इस बर्रे सगीर में और 3 कॉन्टिनेंट्स में जिसने काम किया है। मैंने विलायत में, इंग्लैंड में काम किया, और मैंने अमेरिका में ये बॉस्टन ग्लोब और सेलम इवनिंग न्यूज, ये 2 छोटे अखबार थे, बॉस्टन ग्लोब तो बहुत नामी था, वो भी हैं। तो वो सब मैंने ऊपर से भी देखा अपने आप को, बाहर से भी देखा। उस सब का खंगाल जो है वो ये है। क्या है इसमें? कई दफे मैंने कहा ना कि मैं नॉवेल लिख सकता था, लेकिन एकदम से मुझे ये इस्लामिक प्रॉब्लम, मैं मुस्लिम फिक्सेशन मुझे क्यों हो गया, मुझे नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने मुझ पर ये एक छाप मुलव्वस कर दी कि माइनॉरिटीज्म, मेजॉरिटीज्म इतना ज्यादा इधर पिछले कुछ 10 साल 20 साल में बढ़ी कि मुझे एक अपने अपने एहसास को कंट्रोल करके, उसको उसको एक उसके अपने शऊर को जरा सा और सब्जेक्ट से अलग करके, इस चीज को मैं अपनी फैमिली, यानी जब तक मैं खानदान में अपने न जाऊं, मेरी सबसे पहली यूनिवर्सिटी वो थी भाई मेरे यहाँ,
वहीं से मैं पढ़ा लिखा, जो भी शऊर पैदा हुआ, और वहां कोई ताज्जुब नहीं था, ताज्जुब कभी नहीं था। लिहाजा हिंदू मुस्लिम हम जानते नहीं थे। लखनऊ में जब आए तो हमारे स्कूल के दोस्त जो थे वो विनोद मेहता, अशोक क्वात्रा, यानी साजिद आबिद भी थे, जफर अहमद भी थे, लेकिन और लोग भी थे जो कि बल्कि ज्यादा मेरे दोस्त थे। तो उसके बाद उस वक्त तक ये कुछ नहीं था। फिर विनोद मेहता एडिटर हो गए इसके आउटलुक के, और कई बरसों के बाद उन्होंने मुझसे कहा, सईद तुम एक मजमून मेरे लिए लिखो फ्रॉम द मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने कहा, या अल्लाह विनोद, तुमने मुझे आज, मेरे अंदर तुम्हें मुसलमान दिखाई देने लगा। ये वो तब्दीलियां जो आई, वो दोस्त जिसको कि, जो कि मेरे घर ही में और मैं उसके घर में पल पल के बढ़े हुए, और जिसको अंदाजा नहीं था कि मैं कौन हूं, मुसलमान क्या होता है, वही होता है जो मैं हूं, वो मुझसे अब कह रहा है कि एज ए मुस्लिम तो मुझे सोचना पड़ा। तो पहली किताब मेरी बीइंग, और भी हैं, रिफ्लेक्शंस ऑफ एन इंडियन मुस्लिम, द लास्ट ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर, द बीइंग द अदर, ये सब मैंने देखा कि मैसेज जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। मैं बहुत सोच मेरी सब्जेक्ट पे है, लेकिन लोगों तक ये बात पहुंच नहीं रही है। लोग, जितने लोग हैं, जितने मुंह उतनी ही बातें हैं, बढ़े क्यों न जुनूं। ये तो उसका तरीका, मैंने सोल्यूशन एक निकाला, वो ये कि भाई हर पॉइंट का एक काउंटर पॉइंट होता है। वेस्टर्न म्यूजिकल स्केल में, हिंदुस्तानी संगीत में मसलन एक मेलोडिक लाइन होती है, मेलोडी जाती है सीधी, लेकिन तबला जो है वो उसमें लय पैदा करता है, यानी रिदमिक उसकी स्पेसेस, उसके मकामात कायम करता है। वेस्टर्न म्यूजिक में काउंट पॉइंट, काउंटर पॉइंट, तो वही ड्रामा है। यानी कि एक नुक्ता नजर आपका है, से मैंने इत्तेफाक नहीं करता, मेरा नुक्ता यह है, आपने उसका जवाब दिया। तो इसमें कई लोगों को लाके एक प्रॉब्लम के समाधान, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की गई है। ये मैंने आपको दिखाया पहले। जी जी बिल्कुल, ट्रायंगल। हाँ, ये ट्रायंगल इस किताब का तत्व है। ये ट्रायंगल मैंने आपके सामीन के लिए ही बनाया है, ताकि वो देखिए, मैं अभी समझा देता हूं कि किताब है क्या, देखिए कि प्ले है क्या। ये है, ये ट्रायंगल है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीनगर, न्यू दिल्ली, हिंदू, मुस्लिम। ये तीन लाइनें हैं। ज्योमेट्री का एक रूल है कि इसमें किसी लाइन को भी अगर आप छुएं तो वो दूसरी लाइनों को मुतासिर करेगी। अगर ये लाइन हट जाए तो बाकी दो लाइनें कोलैप्स कर जाएंगी। ठीक, तो एक ट्रायंगल तो ये है, जिसको कि अभी ऐसे ही रखा जा रहा है। ये तीनों जो है, ये मिलके एक कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रॉब्लम्स बनते हैं। एक कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम क्या है? कम्युनलिज्म। वो क्यों है? उसकी वजह ये है। ये एक दूसरा ट्रायंगल है, इसमें ये कास्ट का ट्रायंगल है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसमें तमाम किस्में हैं। वो बेस बढ़ता चला जाता है, और ये पिरामिड और ट्रायंगल ये अलग रहता है। अच्छा साहब, आपने इस ट्रायंगल, ये बहुत पुराना है, ये इसको आपने एक्सपोज कर दिया वेस्टर्न नोशंस ऑफ डेमोक्रेसी। आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने डेमोक्रेसी, इक्विटी, अपवर्ड मोबिलिटी और
सोशल जस्टिस, ये सब आपने इसको एक्सपोज कर दिया। यानी ये अब यहां की सोचने लगा, ये मना है, यानी एक इनहेरेंट इनइक्वालिटी जो मौजूद है उसको रद्द करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। अब क्या हुआ कि 1989 में वीपी सिंह ने अब ये एक्सपोज ऑलरेडी था, ये अपना धीरे 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 इसका रिफॉर्म हो रहा था। उन्होंने क्या किया कि एक बोल्डर डाल दिया पानी में, तो पानी में एक सुनामी खड़ी हुई। वो क्या, उन्होंने था सच्चर ये मंडल कमीशन रिपोर्ट। मंडल कमीशन रिपोर्ट में इन लोगों को, यहां वाले लोग हैं ये तो हैं ही हैं, इनको तो पास तो थी, इनके पास भी रिजर्वेशन गवर्नमेंट सर्विस में आने लगी। अब वो इनके ऊपर आ गए गोया, अब हमारा पाई जो है वो कट के वो इनके पास जाएगी। तो एक खलफिशार बड़ा खड़ा हुआ इस पिरामिड के अंदर। सोचा ये गया कि अगर इस पिरामिड को स्थिर रखना है तो फिर इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यानी ये अगर ये बिल्कुल तीनों प्रॉब्लम्स रहे, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, श्रीनगर न्यू दिल्ली, तो ये एक गोया एक कॉलरन उबलता रहेगा। वो हम लोगों को इनसे कहेंगे जो यहां बिल्कुल नीचे हैं कि देखो ये है मसला वो है, लिहाजा तुम हमारे इसी स्थिर सिस्टम में रहो, इसी के अंदर रहो, क्योंकि वो बहुत बड़ा दुश्मन है। अच्छा साहब, ये तो इसको मैंने नाम इसका दिया द थियरी ऑफ टू इंटरलॉकिंग ट्रायंगल्स। टू इंटरलॉकिंग ट्रायंगल्स जो हैं उसमें इसको स्थिर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अगर इसमें फर्ज कीजिए कि ये इंडिया पाकिस्तान वाला जो एंगल है, लाइन है, ये नॉर्मलाइज हो जाए, ये नॉर्मलाइज हो जाए तो ये, क्योंकि उसके बगैर कश्मीर का समाधान नहीं होगा। जब वो नॉर्मलाइज हो जाएगी तो हिंदुस्तान से कम्युनलिज्म और ये जो एक वबाल है ये जरा सा कम होगा। जब ये कम होगा तो कुछ लोग ये समझते हैं कि फिर हिंदू कंसोलिडेशन का क्या होगा। इस संकट में हम लोग फंसे हुए हैं। इसको स्थिर रखने के लिए इसको इस्तेमाल करो, इसको इस्तेमाल करते कम्युनलिज्म बढ़ती रहेगी, लेकिन ये एंडलेस है, ये तो चल सकता नहीं है। ये जब तक था, एक पहलू इसमें और भी है कि हम लोगों ने हमारे अंदर कॉलोनियलिज्म का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है हमारे अंदर, कॉलोनाइज। आप देखिए कि अभी अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, मैं कई दफा कह चुका हूं, हिंदुस्तान का कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहां नहीं है। हिंदुस्तान तो कोई कॉरेस्पॉन्डेंट, हिंदू स्टेट थी, नेपाल वहां नहीं था। हमको अंग्रेज जाते हुए बीबीसी, रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस दे गया था, और वही अभी तक हमारे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हम सिर्फ वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी नतीजा ये है कि ये जो सिस्टम हमको दे गया है अंग्रेज, उससे हम अभी तक हट नहीं पाए हैं। उससे बहुत जरूरी है। अब ये एक ट्रायंगल को रद्द करने के लिए दूसरा उस ट्रायंगल को खड़ा किया जाता है ताकि ये महफूज रहे, और वो महफूज नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं हाथरस में क्या हुआ, और देख रहे हैं कि कितने हमारे दलितों के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपने उनसे कह दिया कि तुम यहां, अब तुम हमारे साथ हो गए, तो वो बेचारा अपने गांव चला जाता है, वो समझता है हम थोड़ा ऊपर हो गए। वो ऊपर वो शादी के लिए जाता है दूल्हा बन के, और दूल्हा बन के भाई
तमाम लोग आते हैं घोड़ों पे, तो हम भी दूल्हा बन के घोड़े पे क्यों ना आए? तो गांव वाले, अरे देखो इसके तो दिमाग ही ऊपर फिर गए, घोड़े की टांग तोड़ दो। ये हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक खलफिशार कास्ट का और कम्युनलिज्म का, एक दूसरे की काट, दोनों एक दूसरे पे फीड करते हैं और दोनों एक दूसरे की काट भी है। ये है। अब इसको कैसे सुलझाया जाए? इसके अंदर मैंने इसको यूं सुलझाया कि एक ख्वाब देखा मैंने। उस ख्वाब के बारे में भी आपके सामने इनको साथ ले लूं। एक बहुत बड़े अंग्रेजी के शायर थे कोलरिज, की एक बहुत जबरदस्त नज्म है कुबला खान। कुबला खान उन्होंने लिखी थी। उस जमाने में अंग्रेज 18th सेंचुरी इंग्लैंड में अंग्रेज कुछ एरिस्टोक्रेसी को शौक था ओपियम खाने का। ओपियम रिलैक्स करने के लिए खाते थे वो लोग। तो ये ओपियम ड्रीम में थे कौन, कोलरिज साहब। तो इनके एक इल्हाम आया, किताब आई और नज्म आई कुबला खान। उसमें एक दस्तक हुई दरवाजे पे, कोई आदमी आया कि चौंक गए। चौंके तो अब अभी तक दुनियाए अदब में यह बहस है कि जो आदमी आया, इन्होंने क्या किया कि सब फौरन जो उन्हें याद रहा वो उन्होंने लिख लिया। वो नज्म है। फर्ज कीजिए कि वो ना आता और ये ख्वाब देखते चले जाते, लंतरानी इतनी शैतान की आदत की तरह, तो याद में रहती। लेकिन यही हुआ कि वो आ गया। वो नज्म, इन ज़ानाडू डिड कुबला खान a stately pleasure dome decree where Alf, the sacred river, ran through caverns measureless to man down to a sunless sea. अब यूं जाती वो गरीब ख्वाब है। तो बिल्कुल वो मेरे दिमाग में था। और मेरे साथ रमेश जो सेक्रेटरी है मेरा, मैंने कहा रमेश कुछ एक इल्हाम सा हो रहा है, लिखो। तो क्या मैंने डिक्टेट करना शुरू किया। मैंने कहा क्या लिख रहे हैं? मैंने कहा तो उसने जब थोड़ा सा उसका दायरा बना तो मैंने कहा लाओ। उसके बाद ये क्या है इसमें, एक दफा, लेकिन फिर भी ये है कि एकदम से एक दिन टेलीविजन चैनल पे ये खबर आई कि हिंदुस्तान के सब मुसलमान गायब हो गए। क्या मतलब? ये भाग गए हैं। कहाँ गए? दौड़ धूप हुई कि नहीं, वो सब बस एक गायब हो गए, कहीं गए नहीं। ये जादू है, सहर है, मुअजिजा है, ये क्या है? अब जनाब उसमें उसमें रिएक्शंस क्या है? उसमें रिएक्शन ये है कि एक हमारे शुक्ला जी हैं जो कि एक बीजेपी के आदमी हैं, लेकिन वो फौरन उनकी और नसीमुद्दीन जो कि एक मुसलमान बिजनेसमैन है, उससे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। दोनों लोकल इलेक्शन में एक दूसरे की मदद करते, एक दफा ये जीतते थे, एक दफा वो जीतता था, वो अपना पैसा इनमें लगा देता था। हैं ये बीजेपी के। लेकिन जब मुसलमान चले गए तो नसीमुद्दीन भी चले गए। अब ये क्या करें? अच्छा, पहले तो ये कि नसीमुद्दीन को जब लड़ते थे इलेक्शन तो मुसलमान दुश्मन हो जाता था, उसको दुश्मन बना के ये तमाम कुछ दलित तो कुछ ओबीसी और सब, एक गुप्ता जी और इनको सबको मिला के इनकी एक कंस्टिट्यूएंसी बन जाती थी। अब मुसलमान चला गया, अब मामला रह गया सिर्फ ऊपर और नीचे वालों में। यानी अगर मुसलमान नहीं है और कोई दुश्मन नहीं। एक चीज और हुई साहब, वो आपने देखा कुतुब मीनार नहीं अपनी जगह पे। अरे क्यों कुतुब मीनार कैसे गायब हो गई? क्यों गायब हो गई? बहुत से इस किस्म के मामलात आए कि साहब लोधी गार्डन का बाकायदा यहाँ डिबेट हुआ कि लोधी को रीनेम करना चाहिए, बगला बगीचा कर दिया जाए। ये उनका दलितों का ये नाम था उनका। उन्होंने कहा कि नहीं, ये इसको इसको अटल बाग किया जाए। यानी गोया झगड़ा ये हो गया कि मोदी लोधी गार्डन्स को ये बगीचा करें कि बाग करें, क्या करें? इस
कि बहुत से कचहरी में, अब कचहरी में जज साहब हकलाने लगे, क्योंकि कचहरी में अक्सर अल्फाज जो हैं वो फारसी के हैं। जी जी। उनसे बोले ना जाए, क्या हो रहा है, जज में क्या हो रहा है। आखिर में मौलाना हजरत मोहानी एक कोर्ट बनता है आखिर में, एक कि इसमें ये सब हुआ क्या है, पूछा जाए कि मुसलमान क्यों चले गए और उनको कैसे वापस बुलाया जाए। उन्होंने उन्होंने कहा देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है कि कोई भी कला, कोई फन, मसलन कुतुब मीनार, कुली कुतुब शाह बादशाह रहा होगा, बनाने वालों में, उसके मेमारी में हिंदू मुस्लिम सब शामिल थे। इसलिए आप किसी एक चीज के ऊपर दावा नहीं कर सकते कि यह मुसलमान है। आप ताजमहल पे भी ये नहीं कर सकते, लाल किले पे नहीं कर सकते, आप दीवाने गालिब पे नहीं कर सकते। आप उर्दू जुबान में सबसे पहला उर्दू का राइटर पंडित रतन नाथ सरशार, तो आप कहें उर्दू गायब हो गई। उर्दू तो हिंदुस्तान में बनी और हिंदू मुसलमान, दयाशंकर नसीम ने बनाई, फिराक गोरखपुरी ने बनाई, यानी पंडित ब्रिजनाथ चकबस ने बनाई, इनका भी रोल है। यानी मीर और गालिब वो मोमिन वो तो हैं ही हैं, लेकिन उनके अलावा तो इसमें एक धीरे धीरे आहिस्ता ये एक ट्रिक बन जाती है, ये बताने की, मसलन लोगों को ये नहीं मालूम है कि एक बहुत बड़ी रथ यात्रा होती है पुरी में, जो कि जगन्नाथ की रथ यात्रा, उसको अंग्रेजों ने उसी से निकला, क्योंकि बहुत बड़ी रथ है वो, उसका जगरनॉट जो है वो वहीं। उसके जो गीत हैं वो लिखने वाला एक आदमी जिसका नाम था सालबेग। सालबेग के वालिद मोहतरम मुसलमान थे, वालिदा पंडित थी। वो उसको शौक हुआ कि वो इनके लिए गीत लिखे। तो आज भी वो रथ जो है उस जगह पे ठहरती है जहां सालबेग रहा करते थे। अब हिंदुस्तान में हमारे मोदी जी ने कहा अपनी स्पीच में पार्लियामेंट की, जब 2014 में मई में पहली स्पीच थी, बात है ये समझने के लिए, जी जी जी। पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने पार्लियामेंट में ये बात कही कि हमें 1200 साल की गुलामी से निजात दिलवाना है देश को। आज तक ये नहीं था। जितने जवाहरलाल नेहरू, गांधी, ये सब हम लोग सब मिलके आजाद हुए थे अंग्रेज से। अंग्रेजों के फॉरेन रूल समझा जाता था। वो तर अंदर दिल में जो भी हो, दिल में बहुत कुछ था, यह एहसास हो रहा है, था, हम तब भी जानते थे, लेकिन उसकी बात कोई नहीं करता था। लिहाज पहली दफा इन्होंने खुल 1200 साल जो कि यहाँ पे तारीख है, उन्होंने तो कम कहा, तब पीछे जाना चाहिए था, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे पहली मस्जिद एक हिंदू नोबलमैन ने बनवाई थी। उसका नाम था चेरुमन पेरुमल, केरला के करंगनूर यानी कोचिन के पास। उस मस्जिद का नाम है चेरुमन पेरुमल। ये हमारे हमारे रसूल का इंतकाल हुआ है 632 में, मस्जिद बनी है 629 में, यानी हुजूर के से 3 साल पहले में उनकी, हमारे यहाँ इस्लाम तब आ गया, अभी मौजूद है वहां, और वो वहां लोग बाकायदा जाते हैं और नमाजें होती हैं वहां। तो ये तो सिलसिला तब से है, और ये सिलसिला मेरा अपना यकीन ये है कि इसमें जाहिर है एक घर में 5 लोग होते हैं तो कभी कभी आवाजें तेज हो जाती हैं, लेकिन आम तौर से ये पूरा सिलसिला
हमवारी का है, इसमें बहुत ज्यादा कल्चरल गिव एंड टेक है इसमें। अच्छा, एक हम लोग ये मुगालता है कि ये इंडियन मुस्लिम, ये मुस्लिम कौन? केरला का मुस्लिम मापला मुस्लिम है। ये ट्रेडिंग कम्युनिटीज जो अरब से आए उनके इंटरमिक्सचर से ये बनी, जो कि कैलिकट था, अब कोझिकोड कहलाता है, वहां हेडक्वार्टर है ये। तमिलनाडु का लब्बाई कहलाता है। तिलक राय का मुसलमान अलग है, वो बिल्कुल अलग बोली बोलता है। एक जमाने में पूरा साउथ ईस्ट एशिया का जितना भी ये फॉरेन एक्सचेंज का कंट्रोल था, तो एक जमाने में यहाँ फॉरेन एक्सचेंज आपको बाहर जाने के लिए नहीं मिलती थी, ऐसे लोग ले जाते थे, वो सारा हवाला कंट्रोल होता था। तिलक राय एक गांव है रामनाथपुरम तमिलनाडु में, वहां के मुसलमान हैं, वो मुख्तलिफ हैं। अवध के हम अलग, बंगाल बिल्कुल मुख्तलिफ। अब बंगाल, आपको पहले भी बताया है कि भाई बंगाल में, बंगाल के दो बड़े शायर रवींद्रनाथ टैगोर, उनके यहाँ कोई मजहब नहीं है, लेकिन अगर मजहब है तो वो है काजी नजरुल इस्लाम के यहाँ। तांडव भी है, शिव शक्ति भी है, काली भी है, दुर्गा भी है, ये सब इमेजेस हैं। और उनको अगर आज ढाका आप आज जाएं तो वहां ये दोनों एक शाम में, दोनों नजरुल गीत और रविंद्र संगीत एक साथ आपसे सुनाई दिया जाएगा वहां पास पर। तो कहने का मतलब ये, हम ये थे, लेकिन तो ये सब समाधान इसमें कैसे आया? तो आप तो कह रहे हैं कि मुसलमान चले गए। अब एक चीज निकली थी यहाँ पे, कन्वर्जन के ऊपर बड़ा, कन्वर्जन पे बहुत ही लोगों को इख्तलाफ है कि बुरी बात है कन्वर्जन, और कन्वर्जन हुआ। और अब यह कि कन्वर्जन का मामला इतना सेंसिटिव है कि उसके बारे में बात करना भी मुश्किल है। मसलन कि तलवार के जोर से हुआ, गलत बात है, नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। यहाँ पे सूफी सिलसिलों ने हजारों जगह लोगों ने वहां इक्वालिटी देखी। ये आपको मैंने दिखाया, ये सिस्टम जो है ये अनइक्वल है, उन्होंने इक्वालिटी देखी वहां धीरे धीरे। तो जितने लोग गायब हुए, मजे की बात यह है कि जितने गायब हुए 80% एक जमाने में हिंदू थे। अब उसमें एक किस्सा यह आता है कि एक मौलवी साहब, मुल्ला, एक दलित की बस्ती में कहीं अच्छा काम कर रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने तबलीग भी शुरू कर दी। जब तबलीग शुरू की तो कन्विंस कर, इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम मुसलमान कलमा पढ़ने के लिए हम तैयार हैं। अब एक सीन है उसमें जिसमें कि औरतें मस्जिद के अंदर शिवलिंग रखा हुआ है और वो रो रो के पूजा कर रही हैं। अब पुलिस दौड़ के आई कि भाई ये शिवलिंग मस्जिद के अंदर, ये तो राइट हो जाएगा। तो औरतों ने जवाब दिया कि राइट कैसे हुई है, राइट कैसे होगा, मुसलमान चले गए, राइट होगा नहीं। अब क्यों हो रहा है, क्यों हो रही है पूजा? सामने तमाम यहां से वहां तक 50-60 सरकमसाइज्ड यानी खतना शुदा लोग बैठे हुए हैं। तो ये रो क्यों रही हो भाई? इसलिए रो रहे हैं कि मुल्ला जी कलमा नहीं पढ़ाई, और कलमा पढ़ाए बगैर गायब हो गए। तो वो उधर के रहे ना उधर के रहे। साहब इनको फिर अब क्या किया जाए? पुलिस वाले आए, कहें भाई इसका तो बड़ा समाधान है। ठीक है, ये भी एक साइंसी चीज है। आपके हिंदुस्तान के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इसराइल से। इसराइल में तो सब लोग सरकमसाइज्ड हैं, तो सर तो बुरी बात नहीं है। अब ना, नहीं नहीं नहीं, ये तो आधे हो गए अब। तो ये तय हुआ कि इन लोगों को बस में बिठा के नेपाल ले चलते। वहां एक ग्रुप है, अरे भाई नेपाल तो हिंदू स्टेट है, नहीं नहीं नहीं, माइनॉरिटी वहां पे मुस्लिम्स हैं, वो ये कलमा पढ़ा देंगे इनको, ये सीधे मुसलमान हो जाएंगे। अभी तो आधे हैं बेचारे खतना शुदा हैं, कलमा नहीं पढ़ा। तो साहब वो बसें बुलाई गई। बसों में जब बैठने लगे तो एक ने कहा कि साहब हम वहां जाके मुसलमान तो हो गए, लेकिन जब वापस आएंगे तो गायब हो जाएंगे।
तो फिर क्या होगा? तो इस तरीके के कई, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये कि क्या वो गए या नहीं गए, और इस बाकायदा जो पुलिस के कमिश्नर हैं उनके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और इसका समाधान क्या हुआ, ये अब आप अगली कड़ी में देखिए। जी 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 जी, अगले अगले बार में हम आपसे बात करेंगे इस सिलसिले में, क्योंकि आपने बहुत सी चीजें बहुत ही दिलचस्प अंदाज में लिखी है। मैं थोड़ा सा इसमें हल्का सा मुझे एक याद आ रहा था जब आप वो ट्रायंगल की बात कर रहे थे, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर मौजूदा सियासी हालात में जिस तरह से, जैसे आपने बताया ना कि वो डेमोक्रेसी और इक्वलिटी, वो सब इसमें एक तरह से वो मनुस्मृति में बिल्कुल फिट नहीं बैठती, वो डिस्टर्ब करती है। तो अब भी जिस तरह के कुछ हालात हैं, शायद वो मनुस्मृति और उस आजादी के बीच की ही लड़ाई है जो समाजी तौर पर कहीं कहीं नजर आ रही है। लेकिन हमें आपको सबको अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले वक्त में कुछ हालात बेहतर होंगे। आप कुछ इस पे अगर कुछ कहना चाहें तो। भाई देखिए, 1980 लेट 80s तक हालात यहाँ पे ऐसे थे कि ये सवालात जो उठ रहे हैं, ये मैंने आपको स्पीच वो बताई जो मई 2014, वो वहां से इब्तिदा होती है, इसको बाकायदा गैलप करने लगता है घोड़ा जब कम्युनिज्म। लेकिन 1989 तक मेरे आइजा रिश्तेदार कुछ पाकिस्तान में भी हैं, वो आते थे, मुझे देखते थे, मेरी जिंदगी देखते थे, उनको रश्क आता था। वो कहते थे क्या तुम्हारी तो यहाँ बड़ी अच्छी जिंदगी है, तुम्हारे तो दोस्त बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे उसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे, सब लोग, उनको ये गुलदस्ता बड़ा अच्छा लगता था, हमारी जिंदगी खुली हुई, बहुत ही कोई ओपननेस थी। भाई देखिए, एक जो कट्टर जो जियाउल हक जिस किस्म का लाने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान में, वो तो हमें नहीं चाहिए था ना। लेकिन वो नहीं, लेकिन एक लिबरल सोसाइटी जिसके अंदर की इस्लामिक प्रैक्टिस जायज है, और लोग यहाँ पे मुसलमान 200 मिलियन कैसे हुए भाई, जो बच गए पार्टीशन के बाद। अभी पार्टीशन की बात तो मैंने की नहीं है, वो अगले पर्दे पे मैं आपको बताऊंगा, ऐसा पर्दा। लेकिन ये ऐसा लग रहा था कि 1980s तक कि ये एक प्रोजेक्ट जो है, ये धीरे धीरे सेकुलरिज्म का प्रोजेक्ट ये कामयाब हो सकता है। और ये इसकी कामयाबी, जिसमें अशोक और विनोद और सईद नकवी और काजमी सब एक साथ तरक्की करें, ये एक इतनी बड़ी चोट थी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यारे अगर हम लोग यहाँ 200 मिलियन यहाँ पे हमवारी से गुजार रहे हैं, तो उस मुल्क बनने की जरूरत क्या पड़ी। इधर के हालात ऐसे हुए हैं कि अब हमें थोड़ी सी अपने आइजा के सामने शर्मिंदगी होती है। बहरहाल ये अगली किस्म में और बात करेंगे आपसे इस सिलसिले में। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपके इस प्रोग्राम में तकरीबन 40 मिनट होने वाले हैं। हमारे बहुत से देखने वाले ये कहते हैं कि हम बाकायदा फुर्सत निकाल करके सईद नकवी साहब को सुनते हैं और बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और हमारे नाजरीन के सामने आपने बहुत से वो तजर्बात, बहुत से वो ऑब्जर्वेशंस रखे, और जो किताब के बारे में आपने बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।